हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एनईपी का पार्ट 2। लास्ट दिन मैंने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपके साथ डिस्कस किए थे। ये उसी की कंटिन्यूएशन है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं होने के कारण, मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई थी वीडियो की, तो इसलिए मुझे इसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो बचे हुए जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं अभी बोल दे रही हूँ आपको। रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया, मतलब इंडिया के जो आपके रिच कल्चर और डाइवर्सिटी है उस पे हमें प्राइड फील कर सके, ताकि हमें नॉलेज हो हमारे अपने कल्चर के बारे में। और एजुकेशन इज़ अ पब्लिक सर्विस। जैसे कंकरेंट लिस्ट में बोला गया था कि ये सेंट्रल मतलब स्टेट और अपना खुद का भी, इस स्टेट भी अपने उसमें सुधार कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं करके। तो ये पब्लिक सर्विस और हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। और सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। अब ये नहीं कि सिर्फ प्राइवेट ही के लिए गाइडलाइंस बनी है, बट पब्लिक इन एजुकेशन सिस्टम को भी इतना अच्छा बनाना है हमें, जैसे कि बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ में है, चाइना एंड और भी बहुत से, जापान एंड अलग स्टेट्स में भी। द विजन ऑफ दिस पॉलिसी, इसमें हमें क्या है, वही जो मैंने आपको बताया वही लिखा गया है। इंडियन एथॉस के बारे में होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए और हाई क्वालिटी एजुकेशन हर किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। और इसमें हमें क्या है कि सेंस ऑफ डीप रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। तो आप बहुत सारे एनसीईआरटी के बुक्स में भी देखेंगे पहले में प्रीएम्बल लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बच्चे उसे पेज घुमाते-घुमाते ही पढ़ लें, ऐसे तो पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाता भी है बहुत जगह, लेकिन फिर भी वो देखते-देखते चीज़ें याद हो जाती हैं। द विजन ऑफ दिस पॉलिसी इज़ टू इंस्टिल अमंग द लर्नर्स अ डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन, वही जो आपको मैंने बोला था। अब यहाँ पे हो रहा है स्कूल एजुकेशन का पार्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहले हमारा 10+2 के सिस्टम से स्कूलिंग सिस्टम चलता था, बट अभी हमारे यहाँ पे क्या है, 5+3+3+4 है, कवरिंग ऑल एज ग्रुप्स 3 से लेके 18 साल तक। फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट 3 इयर्स है, पहले क्या होता था, हमारे प्री स्कूलिंग कंपल्सरी नहीं थे, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थे। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स इसको ऑफर करते थे, बट गवर्नमेंट स्कूल्स इसको रेयरली ऑफर कर रहे थे। ये पार्ट कवर नहीं किया जाता था और बच्चे जब क्लास 1 में आते थे, वो लोग मतलब उन्हें बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होती थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, ताकि उनके लिए एक डिसिप्लिन भी डेवलप हो जाए स्कूल जाने के, बाकी अपने सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो बच्चे अलग-अलग आते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप डेवलप भी हो, और प्लस साथ में उनके लिए क्यूरियोसिटी डेवलप हो सकता है हर किसी, कुछ-कुछ पेरेंट्स सिखाते हो, लेकिन हर एनवायरनमेंट के बच्चे, हर उन्हें नहीं मिल पाता वो एनवायरनमेंट हर जगह के बच्चों को। तो बहुत बैकवर्ड एरियाज़ से, जहाँ पेरेंट्स खुद एजुकेटेड नहीं है, तो इसीलिए उस तरह से आंगनवाड़ीज़ या बाल वाटिकाज़ डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते थे कि उस स्कूल में, कि मतलब आंगनवाड़ी में कुछ टमाटोज़ दे दिए जाएँगे आपको, तो बच्चा देखेगा, खेलेगा, फिर उसे पता चलेगा अच्छा दिस इज़ टोमेटो, ये नहीं टी फॉर टोमेटो किया जाए। और यहाँ पे फिर उसके बाद आता है प्रिपरेटरी, फिर मिडल और सेकंड। और इसको मैंने उल्टा याद किया, एक निमोनिक बना के, एक ट्रिक बना के। आप भी इसे याद कर सकते हैं ऐसे, सैंड में पानी फेंक करके, सैंड में पानी फेंक करके। तो सेकेंडरी एस से हो गया, मिडल से एम से हो रहा है, प्रिपरेटरी एंड फाउंडेशनल। फाउंडेशनल में 5 है, 3 साल आंगनवाड़ी के, फिर क्लास 1-2 है। फिर प्रिपरेटरी में क्या, क्लास 3-5। फिर मिडल में है 6-8 और सेकेंडरी में 9-12, जैसे हमारा हमेशा रहता ही है। Currently, children in the age group of 3 to 6 years are not covered earlier, जो कि मैंने बोला था आपको 10+2 में नहीं कवर किया जाता था, बट यहाँ पे उसे कवर किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ओवर 85% ऑफ द चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट ऑकर्स प्रायर टू द एज 6। ये दो तरह से पूछ सकता है आपको कि कौन से एज के पहले बच्चे का 85% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, या फिर 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट कौन से एज में हो जाता है। इस तरह से, दोनों तरह से ही आपको पूछ सकते हैं करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केयर और स्टिमुलेशन इसलिए बच्चे को ज़रूरत है क्योंकि उसके पहले उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और स्पेशली ये कब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके पास प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड गाइडेंस नहीं होते हैं। Universal provisioning of early childhood care and education must be achieved as soon as possible, no later than 2030, and ensure that all students entering grade 1 are school ready. ECCE ideally consists of flexible, multifaceted, multi-level, play-based activity and inquiry-based learning. तो किस तरह का होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, मल्टीफेसेटेड होना चाहिए, मल्टी लेवल होना चाहिए, प्ले बेस्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। कोई तरह का प्रेशर, रोट मेमोराइजेशन इसमें नहीं होना चाहिए करके बच्चे आराम से खेलते कूदते सीखें। जैसे आपको मैंने टोमेटो का एग्जांपल दिया था, वैसे ही क्या करेंगे, 4 आलू रख दिया तो उन काउंटिंग वही आलू से या स्टोन से या कोई भी चीज़ से जो टैक्टाइल चीज़ें जो वो यूज़ कर पाएँ,
उस चीज़ों से करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि कंप्राइजिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, इंडोर आउटडोर प्लेस, इस तरह के। इट इंक्लूड्स ऑल फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल कैपेसिटीज़, सेंसिटिविटी, गुड बिहेवियर, कर्टेसी, ये सब आप चीज़ें समझ जाएँगे। अब यहाँ पे है थर्ड पॉइंट में नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए एक पेपर पे और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी है उसको 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होने की बात बोल रही है, 0 टू 3 इयर्स के लिए एक और 3 टू 8 इयर्स के लिए। और यहाँ पे आपको द ओवरआर्चिंग गोल यहाँ पे जो लिखा है, स्पेशल अटेंशन एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकेशंस दैट आर पर्टिकुलरली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। यहाँ पे किस तरह के 4 बन सकते हैं, जैसे कि एक आंगनवाड़ी या लोन सिस्टम है, या आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स। प्राइमरी स्कूल्स है उनकी आंगनवाड़ी जैसे बना दिए गए हैं, उसके एक पार्ट में बना दिए गए प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शंस। यहाँ पे क्लस्टर स्कूल्स के बारे में भी बोला जाता है करके, कि जैसे कि एक बड़ा स्कूल जो हाई स्कूल हो या फिर बगल में जो भी स्कूल्स है वो गाइड करे बाकी प्राइमरी स्कूल्स को, फिर प्राइमरी स्कूल से कुछ ग्रुप्स बने रहे जो वो गाइड करे आंगनवाड़ी को वैसे। और फॉर यूनिवर्सल एक्सेस आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथन विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले वेल ट्रेन्ड वर्कर्स एंड टीचर्स। यहाँ पे है बाल वाटिका, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज एनविसेज दैट प्रायर टू द एज ऑफ चाइल्ड 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू अ प्रिपरेटरी क्लास दैट इज बिफोर क्लास 1। क्लास 1 के पहले कहाँ जाएगा बच्चा? बाल वाटिका में, जहाँ पे वो बेसिक FLN के स्किल्स सीख जाता है करके। आगे जब के आपको दिखेगा भी कि कितने मंथ का कोर्स है क्या है, और उससे क्वेश्चंस आते हैं, आ भी चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। द लर्निंग इन द प्रिपरेटरी क्लास शैल बी बेस्ड प्राइमरली ऑन प्ले बेस्ड। अब यहाँ पे हेल्थ चेकअप का भी बात बोला गया है, स्कूल्स में हेल्थ चेकअप्स दिए जाएँ बच्चों को ताकि रेगुलर मॉनिटरिंग हो। आगे जाके आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है बच्चे को। द प्रिपेयर एन इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी ECC टीचर्स। यहाँ पे बोला गया है कि अगर 1.7 पॉइंट पे कि 10+2 के अगर टीचर्स हों, जैसे कि उन्होंने क्लास 12 क्वालिफाई कर लिया है, तो 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा उनको ECCE में। लेकिन अगर कोई टीचर जैसे कि बैकवर्ड एरियाज़ या रूरल एरियाज़ में हो, जहाँ पे 10+2 के क्वालिफिकेशन नहीं है टीचर के पास, तो उनको 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? डिस्टेंस मोड पे हो सकता है, DTH के माध्यम से, जैसे टीवीज़ पे बहुत सारे स्वयं प्रभास और बहुत सारे एजुकेशनल ऑप्शंस बन गए हैं टीचर ट्रेनिंग के लिए। बट 1 डे एट अ वीक उनको मतलब जाके सिखाया जाएगा फेस टू फेस करके। बट बाकी ऐसे जैसे कि देखिए, वर्कर्स एंड टीचर्स विल बी मॉनिटर्ड बाय द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन विच शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मंथली कॉन्टैक्ट क्लास। वीक में नहीं, मतलब 1 मंथली होगा वो कंटिन्यूस असेसमेंट के लिए। और यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। ये भी पूछते हैं कि कितने आवर्स का CPD टीचर्स के लिए बोला गया है। यहाँ पे तो ECC के लिए बोल रहे हैं, बट एज अ टीचर्स के लिए भी आपको क्वेश्चन आता है, आप याद कर लीजिए, उसको एकदम गांठ बांध लीजिए। 50 आवर्स बोला गया है। ECCE will be also introduced in आश्रमशालास ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। और उसके बाद है मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, फैमिली, ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पे क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ECC करिकुलम एंड पेडागोजी विल लाई विद MHRD। और ये क्या जॉइंटली कैरिड आउट होगा, ये सब मिनिस्ट्रीज के साथ में और इंस्टीट्यूशंस के साथ में। सेकेंड पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्वेस्टेड टू लर्निंग। यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, मैंने अंडरलाइन करके रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ही के लिए, तो आप देखते जाइएगा और वीडियो पॉज करके आप उनको नोट कर लीजिए या फिर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए करके, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए ये स्कोरिंग है पार्ट, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा करके। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस विद नंबर्स इज नेसेसरी। यही है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बच्चे को बेसिक, हिंदी भाषा में बोलूँ तो उनको ये है कि स्कूल जाने क्लास 1 के पहले उनको बेसिक नंबर, काउंटिंग और अल्फ़ाबेट्स लिखना, ये सब चीज़ें आ जाए करके। हम प्राइवेट स्कूल्स में तो सीख लेते हैं या सिखा देते हैं बच्चे को LKG, प्री नर्सरी में, बट क्लास 1 में जब बच्चे भर्ती होते हैं सरकारी स्कूल में, जहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप्स के, वहाँ पे वो सीखे बिना ही आते थे और बहुत सारे बच्चे सीख कर आते थे, तो वहीं पे बच्चों के बीच में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता था करके, और फिर वो मतलब लैग बिहाइंड करने लग जाता था क्लास में। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम विल बी टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। 2025 जो ये ईयर है, इसी ईयर में बोला गया था 2020 में कि इस टाइम तक हम फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राइमरी स्कूल में अचीव कर लेंगे करके।
और ये कैसे किया जाएगा, इसके प्रोसेस के बारे में भी बोला गया है करके कि फर्स्ट टीचर वैकेंसीज़ को टाइमली फिल कर लिया जाएगा क्योंकि टीचर्स के शॉर्टेज है, पीपल टीचर स्टूडेंट टीचर रेशियो ना उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे स्कूल्स में आज भी आप सुनते हैं कि एक ही टीचर है पूरे स्कूल में। यहाँ पे अटेंशन विल बी गिवन टू एम्प्लॉइंग लोकल टीचर्स विद फेमिलियरिटी इन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस में। प्यूपिल टीचर रेशियो पीटीआर 30:1 होना चाहिए और पीटीआर डिसएडवांटेजेस एरिया में, जैसे सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया में 25:1 होना चाहिए। टीचर्स विल बी ट्रेन्ड, एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड विद कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और यहाँ पे वो लिखा गया है कि इंक्रीज़ फ़ोकस होना चाहिए फाउंडेशन लिटरेसी पे और रोबस्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, स्पेसिफिक आवर्स या रेगुलर इवेंट्स ऑन ईयर एक्टिविटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करंटली विद द लैक ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू ईसीसी, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी फॉल बिहाइंड द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ द ग्रेड 1। 3 प्ले, देखिए ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल क्लास for grade 1 students consisting of activities and workbooks around the learning of alphabets, sounds, words, colors, shapes and numbers। दीक्षा के बारे में बोला गया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस टू सर्व एड्स टू टीचर्स एंड हेल्प ब्रिज एनी लैंग्वेज बैरियर्स ड्यू टू द स्केल ऑफ करंट लर्निंग क्राइसिस, ऑल विएबल मेथड्स विल बी एक्सप्लोर्ड, 1-to-1 पेयर ट्यूटरिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो एक लर्नड अदर है, क्लासमेट है, वो अपने फ्रेंड को सिखा सकता है। हो सकता है कि बच्चे अपने टीचर्स से पूछने में हेजिटेट करे या डरे, लेकिन वो अपने फ्रेंड से बहुत ईजिली इंटरेक्ट करके या क्वेश्चंस पूछ सकता है। हम बहुत बार ना डरते हैं अपने क्लास में सब टीचर्स से पूछने के लिए, या हमें लगता था कि हम सबके सामने पूछेंगे तो हमारा मज़ाक बन जाएगा। लेकिन वो अपने फ्रेंड या फिर अपने सेम एज ग्रुप के साथ या थोड़े से 1 साल बड़े, 2 साल बड़े भैया-दीदी के पास से वो बहुत ईज़िली सीख सकता है एंड फ्री सीख सकता है। 1 टू 1 सीख सकता है साथ में। एन्जॉयबल एंड इंस्पिरेशनल बुक्स फॉर स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स। अब इसमें ना बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ट्रांसलेशंस में बहुत सारे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल बुक बच्चों के लिए भी होने चाहिए करके। डिजिटल लाइब्रेरीज़ भी खोल दिए जाएँगे। स्कूल लाइब्रेरीज़ विल बी सेट अप पर्टिकुलरली इन विलेज टू सर्व द कम्युनिटी ड्यूरिंग नॉन स्कूल आवर्स एंड बुक क्लब्स में मीट इन पब्लिक। कम्युनिटी के लिए जो कि रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में है, वो नॉन मतलब लाइक स्कूल के बच्चों को छोड़ के भी कमिटी के लिए भी अवेलेबल हो। चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली। अब यहाँ पे क्या है, अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, हेल्थ नहीं अच्छी है, वो मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, वो उनका खान-पान, पोषण है, वो अगर ठीक से नहीं हो तो वो फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, लेथार्जिक फ़ील करेंगे। तो यहाँ पे ना एक उनको एक अच्छा न्यूट्रिशियस मील देने का, ग्राउंड नट्स, चना जिसकी प्रोटीन हो और जैगरी हो, सोर्स हो, तो वो उनको देने के लिए करके, ताकि उनके लिए एक न्यूट्रिशियस मील हो। हेल्थ चेकअप्स हमेशा उन्हें रहने चाहिए फॉर 100% इम्यूनाइजेशन इन स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड विल बी इशूड टू मॉनिटर द सेम। हेल्थ कार्ड के बारे में आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या टीचर्स ने नहीं बोला है, लेकिन यही फ़ायदा डॉक्यूमेंट पढ़ने का कि आप खुद से ही ये सब चीज़ें देख पाते हैं करके। अब थर्ड पॉइंट है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स। अब बात क्या है, बच्चे स्कूल में भर्ती हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर फ्री एजुकेशन या फिर बड़े होने के बाद उनको काम करने के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए भेज दिया जाता है, तो स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत हो रहे हैं। अब गर्ल चाइल्ड्स में क्या होता है प्रॉब्लम, कि उनके लिए बहुत दूर हो जाता है, अगर स्कूल वो रूरल एरिया से आते हैं या फिर टॉयलेट के फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो लोग शर्म से नहीं जाना चाहते हैं, सेम प्लेस में, सेम वॉशरूम में बॉयज़ या गर्ल्स जा रहे हैं तो नहीं जाते हैं, ये रीज़न है। और बहुत सारी जगहज़ में गर्ल्स को मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या सेफ्टी रीज़न्स के कारण उनको घर से नहीं भेजना चाहते हैं करके, या उनको घर के काम पे भेजा जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसको कैसे कर्टेल करना है करके, या गवर्नमेंट वही बता रही है करके कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जीईआर, जीईआर स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अब क्लासेस 6 to 8 में क्या था, 90.9% है, लेकिन वो जब 9-10 में या 11-12 में जाती है वो 79.3 हो जाती है, और 11-12 में जाके तो 56.5 ही हो जाती है करके। तो इस तरह से क्या स्कूल में ना बच्चे रुक नहीं रहे थे करके, वो बाहर ही चले, वो ड्रॉप आउट्स हो जा रहे थे, नहीं पढ़ते थे आगे जाकर। तो हमारा जो 6 to 17 ईयर्स का एज ग्रुप है वो 3.22 है, लेकिन इतने बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं करके। ये एनएसएसओ में 2017 और 18 में निकला था करके। तो हमें ये चीज़ है, ये हमारा टारगेट है। एक था हमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में 2025 तक हमें पूरा करना था। 2030 में हमें प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल में जो ड्रॉप आउट्स है उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% अचीव करना है 2030 में, आने वाले 5 साल में। 100% क्या करना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करना है, ठीक है। और हायर एजुकेशन में देखेंगे इसके बाद का है, 50% करने का है। तो ये परसेंटेज है ना, ये कंफ्यूज करेंगे आपको, आप लिख लीजिए शॉर्ट पॉइंट्स में। सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बोला स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स ट्रेन नहीं है, बहुत सारे स्कूल में टीचर्स ही नहीं है उनको बताने के लिए। तो ये दिक्कतें आ रहे हैं, और माइग्रेंट लेबर्स है, लर्न एट, बहुत सारे पेरेंट्स हैं
जो कि माइग्रेंट लेबर है, वो बाहर जाकर काम करते हैं। तो उनके बच्चे जो मूव करते रहते हैं, तो बहुत बार ये स्कूल से निकल गए, लेकिन वहाँ जहाँ गए उनको स्कूल्स नहीं मिला या नहीं कर पाए। तो उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स विल बी पुट इन प्लेस ऑफ कोऑपरेशन विद सिविल सोसाइटी, ताकि वो बच्चे भी मेन स्ट्रीम में आएँ। और ऐसे क्या होता है ना, अगर माइग्रेंट लेबर्स के बच्चे भी एजुकेशन सिस्टम से बाहर चल जाते हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो जाती हैं करके, और वो सेम उसी लूप में फँस के रह जाते हैं करके। द सेकंड इज़ टू अचीव यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन स्कूल बाय केयरफुली ट्रैकिंग स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एन अटेंडिंग स्कूल, और सूटेबल अपॉर्च्युनिटीज़ कैच अप करने चाहिए, री-एंटर करने चाहिए, फाउंडेशनल, और जो लोग बाहर निकल गए उनके लिए फिर से उनको बुला के एडमिशन देना चाहिए करके। ये थर्ड 3.4 में देखिए आप, पर्टिकुलरली गर्ल्स जो कि सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, वो लोग इंटरेस्ट लूज़ कर जाती हैं, वही दिक्कतें जो होती हैं उनके लिए। और यहाँ पे है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में स्कूल एजुकेशन में, इनके लिए क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट, जहाँ पे एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ओडीएल मोड्स, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस। ये चीज़ को एक्सपैंड किया जाएगा ताकि बहुत लोग तक भेजें। इसमें 3 लेवल्स है, ए, बी, सी, जिसमें इक्विवेलेंट है ग्रेड्स 3, 5 एंड 8 ऑफ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन है। उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग को भी खोलने जाने का बात किया गया है, टू मेक इट ईजियर फॉर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस। फोकस किस पे होना चाहिए? लेस एम्फेसिस ऑन इनपुट एंड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन आउटपुट पोटेंशियल ऑफ कंसर्न लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स पे हमें फोकस करना है ज़्यादा करके। Efforts will be made to involve community and alumni in teacher volunteers for enhancing। बाकी जो कम्युनिटी है ना, वो बहुत हेल्प कर सकते हैं इसमें सजेशंस दे के कि कैसे क्या करना है करके, उनका मतलब हर एक आइडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए करके। और बहुत सारे सीनियर टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स, इनके पास बहुत भर के एक्सपीरियंस होता है, वो मेंटर कर सकते हैं कुछ नए टीचर्स को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। हाँ, उसमें एक गैप है, बट उनका जो एक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एक चाइल्ड साइकोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको गाइड करने में काम आएँगे। तो वैसे लोगों को एलुमनी या कम्युनिटी का पार्ट बनाना चाहिए। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एन्जॉयबल एंड एंगेजिंग। यहाँ पे आपका फ्रेमवर्क के बारे में बात किया गया है, 5+3+3+4, जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उस डायग्राम में। तो फाउंडेशन जो स्टेज है, उसमें हर स्टेज में यही बोला गया है कि इंटरैक्टिव लर्निंग हो, प्ले बेस्ड हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप ना बहुत डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, जैसे साइंस वाइंस है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा सकते हैं, फिजिक्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, तो बच्चे उसे जल्दी याद करते हैं, सीखते हैं करके। और मल्टीडिसिप्लिनरी यहाँ पे बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे लास्ट 4th लाइन में बोला गया, द सेकेंडरी स्टेज विल कंप्राइज ऑफ 4 years ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी बिल्डिंग ऑन सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्टाइल ऑफ मिडिल स्टेज, बट विद ग्रेटर डीपर क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे और एक पॉइंट है कि बच्चे को ना लोकल चीज़ों के साथ सिखाना चाहिए, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें पहले जब हम छोटे थे, हमें आईसीसी स्कूल्स में टर्की बोला जाता है, तो हम अपने अगल-बगल के एनवायरनमेंट में टर्की देखते ही नहीं थे इतने ईज़िली, पर अगर हमें कोई और बर्ड का एग्ज़ाम्पल दिया जाता या कोई और एनिमल का दिया जाता जो हम अपने इंडियन एनवायरनमेंट में अगल-बगल देखते हैं, तो हम उस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर पाते, साथ में उससे बहुत ईज़िली बोल पाते। वो डिज़ाइन करिकुलम जो किया गया था, वो तो उस अ, आयरलैंड के जो अपने या यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, उसमें इंडियनाइज़ेशन नहीं था करके। तो वही चीज़ों के बारे में बोला गया है कि उसके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए यूज़फुल हो करके। ग्रेड 11-12 में स्पेशलाइज़्ड वोकेशनल एजुकेशन के बारे में आगे बात किया गया है, वो आप देख ली दिखा मतलब मैं आपको बता दूँगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, वो पार्ट आने दीजिए तब। और यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स के बारे में फोकस किस में, व्हाट टू लर्न, ये वो था, तो बट यहाँ पे फोकस क्या होना चाहिए, हाउ टू लर्न पे, कि बच्चे को सिखाया कैसे जाए। व्हाट टू टीच है पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बार ये एजुकेशन पॉलिसी और इसको ये फोकस करने के लिए कहा गया है कि हाउ टू लर्न, कैसे सीखना ये बहुत ज़रूरी है, कैसे सिखाएं वो भी ज़रूरी है करके। तो रिड्यूस करना है करिकुलम कंटेंट, ये भी क्वेश्चन है आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है करके। रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू एनहांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एक्सपीरियंशियल करिकुलम कंटेंट जो है उसको रिड्यूस करना है, उसको ना मतलब कंसेप्चुअल बनाना है, ये नहीं कि रट्टाफाई करना या रोट मेमोराइजेशन को हमें प्रमोट नहीं करना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए क्वेश्चंस, कि बच्चे को मतलब ना समझ आए कि उसको अप्लाई कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना है, वो भी अभी आपको वर्ड मिलेगा करके। इन ऑल स्टेजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी अडॉप्टेड इंक्लूडिंग हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी एक्सेट्रा। और यहाँ पे क्या असेसमेंट टूल्स कैसे होंगे देखिए, एज, ऑफ और फॉर लर्निंग,
समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये सब की बातें कही गई हैं। आर्ट इंटीग्रेशन होना चाहिए, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या बोला गया, फिट इंडिया मूवमेंट के जो पार्ट है उसको दिमाग में रखते हुए कि बच्चे मतलब खेलेंगे तो फिट एंड फाइन रहेंगे, मेंटली भी उनका काम डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो यही है। और एम्पावर स्टूडेंट्स थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस, देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन। अब जैसे कि पहले के टाइम पे जब हम लोग ने पढ़ा होगा अपने एजुकेशन, तब क्या था कि आर्ट्स साइंस सब अलग अलग किया था। यहाँ पे क्या है, एक चाइल्ड है फॉर एग्जाम्पल, उसे साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स पसंद है, कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन उसके लिए एक ऐसा डिवीजन कर दिया गया है कि वो अपने हिसाब के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता है। और अगर कोई बच्चा 11th 12th में साइंस में घुस गया है करके, लेकिन वो बाहर में बाद में जाके वो अपना फील्ड को स्विच नहीं कर सकता है करके, वो फिर साइंस के कोई भी सब्जेक्ट्स है, डॉक्टर या कुछ भी नहीं बन सकता। लेकिन ये चीज़ थी कि फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटीज में कुछ आए थे, तो उनको मैंने देखा कि वो कुछ सोशल वर्क पढ़ रहे हैं, एंड देन वो कंप्लीट करने के बाद उनमें से किसी किसी की इच्छा थी कि हम मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं करके। तो उनके पास साइंस बैकग्राउंड, बहुत जन के पास उतने डोमिनेटली हमारे कंट्री में जैसे होता है वैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास स्विच करने का ही ऑप्शन अवेलेबल था। जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं होने के कारण ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। इंटीग्रेट करके पढ़ना, ये नहीं कि सब अलग-अलग करके पढ़ना है करके। ईच ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट मे बी पॉसिबल इन डिफरेंट रीजन्स में कंसिडर मूविंग टुवर्ड्स द सेमेस्टर। अब यहाँ पे एग्जाम्स ना एक साथ में नहीं लेने हैं करके, बच्चे के लिए छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए सेमेस्टर, और इससे क्या होता है ना कि बच्चे एक बार में ही पढ़ाई से हट नहीं जाते हैं करके। कंटिन्यूअस होते रहने से इवैल्यूएशन क्या है, बच्चे के लिए भी ईज़ी होता है, और सिलेबस कम होने के कारण उन पे प्रेशर भी कम बनता है करके, और वो टाइम टू टाइम ज़्यादा बड़ा होने के पहले ही प्रॉब्लम्स को असेस कर लिया जाता है करके। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म पे तो ज़्यादा फोकस किया ही गया है करके, और पावर ऑफ लैंग्वेज क्या है करके। नॉन ट्रिवियल कॉन्सेप्ट्स मोर क्विकली इन होम लैंग्वेज एंड मदर टंग। होम लैंग्वेज इज यूजुअली द सेम लैंग्वेज एज अ मदर टंग और व्हाट इज स्पोकन बाय लोकल कम्युनिटीज। यहाँ पे होम लैंग्वेज और जो मदर टंग है ना, उस दोनों पे ही फोकस किया गया है करके। बच्चे को सबसे बेस्ट बच्चा जो सीखता है, वो अपने मदर टंग में सीखता है। क्लास 5 तक बोला गया है और क्लास 8 तक भी कर सकते हैं इस चीज़ को, बट क्या है कि क्लास 5 तक तो बोला ही गया है करके। अब बच्चे जो है होम लैंग्वेज में जल्दी सीखता है, अगर उसको कोई और भाषा में सीखना है तो वो डर के मारे हो सकता है कम्युनिकेट ना करे, पूछ ना पाए, बट होम लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होने के कारण उस चीज़ को बहुत ईज़िली ग्रास्प कर सकता है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी जो समझा रही हूँ, आपको हिंदी में समझा रही हूँ, जल्दी-जल्दी हो रहा है। अगर मैं कोई और लैंग्वेज में समझाती जो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो या आपके लिए नया हो करके, तो आपको उस चीज़ को समझने में थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता है। सिमिलरली बच्चे को भी यही चीज़ है कि कोई भी नए कॉन्सेप्ट्स या कुछ भी उनके अपने मदर टंग में सीखने के लिए उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। चिल्ड्रन पिकअप लैंग्वेजेस एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द एजेस 2 to 8। ये याद कर लीजिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कब से कब तक ज़्यादा लैंग्वेजेस सीख सकते हैं? 2 से लेके 8 तक। लैंग्वेज सीखना इसलिए ईज़ी है। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स को देखेंगे कि वो बच्चे से इंग्लिश में बात करते हैं छोटे ही एज में, ताकि उनका बेस रेडी हो जाए करके। क्योंकि हिंदी तो वो ऐसे भी अपने एनवायरनमेंट में या मदर टंग के जो भी लैंग्वेजेज़ है अलग-अलग प्लेसेस में, वो ऐसे भी सुनते-सुनते सीख ही जाएगा करके। बट जो लैंग्वेज जैसे घर पे नहीं बोली जाती है, कुछ देर ही स्कूल में बोली जाती है, तो वो थोड़ा सीखने के लिए और उनका बेस बनने के लिए, फ्लुएंट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। There will be a major effort from both the central and state governments to invest in large numbers of language teachers in regional languages around the country, and in particular for all languages mentioned in the 8th schedule of the Constitution of India. No language will be imposed on any state, including one language of India at literature level by the secondary schools. कोई भी लैंग्वेज कोई भी स्टेट के ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा करके। और बहुत सारे स्टेट्स में अगर बच्चे हैं वो अपने क्लास 6 या 7 के बाद लैंग्वेज चेंज करना चाहिए, जो कि बहुत अभी हमारे जो पुराने प्रीवियस 10+2 वाले सिस्टम पे था उसमें इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं था, बट अभी वो चीज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द चाइल्ड कैन ईज़िली स्पीक, रीड एंड राइट इन जो लैंग्वेज में स्विच कर रहा है उसमें कर सके। ऑल एफर्ट्स विल बी मेड इन प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, सो दैट स्टूडेंट्स आर enabled to think and speak about the two subjects both in their home language, mother tongue and English. As so many developed countries around the world have employed demonstrated being well educated in one languages, culture and tradition is not detrimental. इंडिया के जो लैंग्वेजेस है बहुत रिच है, साइंटिफिक है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम के बारे में बोला गया था, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया समटाइम्स। ये कुछ बच्चे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक प्रोजेक्ट या एक्टिविटी इस पे किया जा सकता है लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया पे, जहाँ पे ना प्रोजेक्ट एक्टिविटी स्टूडेंट्स को रिमार्केबल यूनिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन फोनेटिक्स। इसमें बस लैंग्वेजेस के बारे में बच्चों को बताया जा सकता है 6 to 8 ग्रेड के बीच में, और संस्कृत और अलग क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनके बारे में बताया जा सकता है कि कैसे वो आया, उनका रिच इन्फ्लुएंस और डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में क्या क्या बोली जाती हैं करके, तो ये बताया जा सकता है उनको। और द इम्पोर्टेंस, रिलेवेंस एंड ब्यूटी ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर ऑफ इंडिया ऑल्सो कैनॉट बी ओवरलुक्ड। संस्कृत नॉलेज सिस्टम के बारे में यहाँ पे बोला गया है। संस्कृत को बोला गया है कि क्लासेस में बच्चों को छोटे से ही संस्कृत के बारे में भी नॉलेज देने के लिए, और छोटे छोटे फॉर्म्स में, इजी फॉर्म में उनको छोटे छोटे मतलब छोटे एज में ही उनको सिखाना स्टार्ट कर दिया जाए करके। और देखिए, संस्कृत टेक्स्ट बुक्स एट फाउंडेशनल एंड मिडिल स्कूल्स लेवल में भी रिटन इन सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, SSS
टू टीच संस्कृत थ्रू संस्कृत। संस्कृत को ही पढ़ाना है हमें संस्कृत के तौर पे, बट हमें मतलब उसके लेवल बहुत कम रखना था कि बच्चे बहुत ईज़िली ग्रैस्प कर पाएँ। और यहाँ पे बोला गया है इंडिया के पास अपने बहुत सारे क्लासिकल लैंग्वेजेज़ है। आप देख लीजिए क्या-क्या क्लासिकल लैंग्वेजेज़ है, पाली, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, पर्शियन, प्राकृत, ये सब है जिसमें बहुत रिच बोला गया है करके। लैंग्वेजेस को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, ये सब भी है करके स्कूल्स में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन एक्सपीरियंशियल और इनोवेटिव अप्रोचेस में भी अवेलेबल है करके। फॉर इन एडिशन देखिए ये वाला पॉइंट देखिए आप। इन एडिशन टू हाई क्वालिटी ऑफरिंग्स इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज सच एज कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज एंड रशियन। 8 लैंग्वेजेस यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस में देखिए, कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्तुगीज़ एंड रशियन, वो क्या है सेकेंडरी लेवल पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है करके कि फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में एनईपी में क्या बोला गया है करके। मतलब मेंशन है, नहीं है, पढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं करके। तो हाँ, एक पार्ट में यही बोला गया है करके कि इसको सेकेंडरी लेवल पे। और हाँ, ये भी क्वेश्चन था कि कौन से लेवल पे आप पढ़ाना स्टार्ट करें उनको। तो ये सेकेंडरी लेवल आपका आंसर होगा करके। The teaching of all languages will be enhanced through innovative and experiential methods, through gamification of apps, एंड यही रियल लाइफ पोएट्री, फिल्म्स, थिएटर्स। इंडियन साइन लैंग्वेज जो है बच्चों के लिए स्टैंडर्डाइज होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री। लोकल साइन लैंग्वेजेस विल ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड, बट करिकुलर इंटीग्रेशन इज एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स एंड कैपेसिटीज। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पार्ट है करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। इस साल की हमारी थीम भी ना 2025 की एजुकेशन नेशनल एजुकेशन डे पे एआई बेस्ड ही थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो आप ध्यान रखिएगा करके। तो इसी में करिकुलर में क्या बोला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन होना चाहिए, डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, और ये सब कुछ सब्जेक्ट्स है जिनके बारे में उनको बोला गया है कि करिकुलर और पेडागोजी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना चाहिए। और यहाँ पे है मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है करके, ताकि कोडिंग और आगे जाके प्रोफेशनल्स जो हैं उनको सबके लिए डाटा साइंस एनालिटिक्स के लिए इसको यूज़ किया जा सके। और एक्टिविटीज़ ऑफ कोडिंग्स कब से इंट्रोड्यूस करना, ये भी एक क्वेश्चन है आपका। क्लास इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस इन द मिडिल स्टेट। कब से होगा, मिडिल स्टेट से स्टार्ट होने वाला है। अ टीचर विल टेक फन कोर्स ड्यूरिंग क्लास 6 to 8। हाँ, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कि देखिए जो 6 to 8 है ना, वोकेशनल क्राफ्ट्स उनको कैसे सिखाएं। ये नहीं कि कोई करके सिखाए, जो एक्चुअली उस पर एक्सपर्ट है, जैसे कि कारपेंट्री हुआ, वोकेशनल क्राफ्ट्स ना उन्हीं से सिखाया जाए जिनके पास खुद एक्सपीरियंस हो, जो ये काम करते हो करके। इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, प्रोफेशनल्स को बुलाया जा सके स्कूल में। और उसके साथ और बच्चों के लिए कुछ वर्क, क्या बताऊँ, बैगलेस पीरियड जैसे बोला गया है, कितना दिन का, 10 डेज का। याद रखिएगा 10 दिन तक बैगलेस एक्टिविटी 6 to 8 क्लास के बीच में उनको कराना होता है, ताकि वो जो वोकेशनल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कारपेंटर हुआ, इलेक्ट्रिक वर्कर हुआ, उनके साथ वो मतलब देख पाए चीज़ें कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है, और वो सीख पाए उनसे और कैसे बनाया जाता है। अगर बच्चे देखते हैं ना, बच्चे बहुत क्यूरियस लोग होते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में। तो उनके लिए एक मोनोटोनस